हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने पीएन जंक्शन डायोड की बात की थी। फॉरवर्ड बायस्ड और रिवर्स बायस्ड पोजीशंस हमने चेक की थी, किसे रिवर्स बायस कहते हैं, किसे फॉरवर्ड बायस कहते हैं। आज बेटा हम बात करेंगे वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ओके, वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है, पहले तो इसको समझते हैं। तो सिंपल सी चीज है बेटा, जब भी आपसे वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक कहा जाए, इसका मतलब आप बात कर रहे हैं वी आई ग्राफ की। फाइन, तो थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार फिर से, फॉरवर्ड बायस को समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हमारे पास एक ये रहा हमारा पी एन जंक्शन डायोड। बिल्कुल इस पे हम डिप्लीशन लेयर बना देते हैं। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको बनाने की प्रैक्टिस भी हो जाए। पी टाइप में आपको पता है यहां पे हमारे पास होल्स होंगे, इस तरह से आप होल्स बना सकते हैं। एन टाइप पे आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे। क्लियर? और एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अब जब आप बनाएंगे तो एन टाइप पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बिकॉज यहां से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर गए होंगे। ये सारी बातें हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। और पी टाइप में आपके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और अगर आप बात करें तो यहां पे आपके पास एक पोटेंशियल बैरियर होगा। फाइन, या बैरियर पोटेंशियल भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो बैरियर पोटेंशियल आपका कितना था? 0.7 वोल्ट फॉर एसआई, ये आपको याद रखना है। और 0.3 वोल्ट के आसपास आपका था जीई के लिए। फाइन, सो जनरली जब हम स्टडी करेंगे तो पहले हम इसको देखेंगे। आपके कोर्स में जनरली 0.7 वोल्ट के एग्जांपल्स ज्यादा दिए होंगे, बट कभी आपको क्वेश्चन मिल जाए जीई पे तो आप ध्यान रखिएगा कि वो किसके लिए है? 0.3 वोल्ट के पोटेंशियल बैरियर के लिए। फाइन, ओके। अब देखिए यहां पर अगर मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूं एक कनेक्टिंग वायर से, और बैटरी के साथ मैंने इसे कनेक्ट किया। अगर मैं पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ या पी टाइप के साथ और नेगेटिव को एन टाइप के साथ कनेक्ट करता हूं तो ये मेरा बन जाता है फॉरवर्ड बायस्ड। क्लियर? और अगर मैं इसे रिवर्स करके कनेक्ट करता हूं, हाँ जी बिल्कुल, इसको अगर मैं रिवर्स करता हूं तो देखिए रिवर्स कैसे होगा। बस आपको करना सिर्फ ये है कि आपको ये बैटरी की पोलैरिटी को रिवर्स कर देना है। ये आपका पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव। तो अब आपका पॉजिटिव जो है वो एन टाइप के साथ कनेक्ट हो गया और नेगेटिव आपका पी साइड के साथ कनेक्ट हो गया। तो ये आपका बन गया रिवर्स बायस्ड। ये सारी बातें हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। फाइन, तो अब जरा देखते हैं कि वीआई ग्राफ या वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स फॉरवर्ड बायस के लिए कैसी होगी। तो नोट कर लीजिए, फिर शुरू करते हैं। तो ये आप एक डायग्राम देख रहे हैं बेटा। आप देख रहे हैं कि पी टाइप, ये आपका पी टाइप है, ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और एन टाइप नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। तो ये फॉरवर्ड बायस्ड है। हमने लिया हुआ है सिलिकॉन बेस्ड सेमीकंडक्टर, यानी इंट्रिंसिक मटेरियल जो था वो हमारा सिलिकॉन था। ओके, तो यहां पे आपको क्लियर है, अभी मैंने आपको बताया था कि 0.7 वोल्ट का पोटेंशियल बैरियर होगा। और ये पोटेंशियल बैरियर क्या कर रहा होगा? जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं या होल्स हैं उनको फर्दर डिफ्यूज होने से रोक रहा होगा। क्लियर? अब अगर आप इसका एक सिंबल यूज करके डायग्राम बनाएं तो साइड में आप देख सकते हैं फॉरवर्ड बायस का एक डायग्राम बना हुआ है। यहां पे हमने आपको एक बैटरी जिसमें हमने वेरिएबल पोटेंशियल दिया हुआ है, एक हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड है, इस पे हमने एक मिली एमीटर और एक वोल्ट एमीटर कनेक्ट कर दिया है। ये सर्किट आपको ध्यान होना चाहिए। आप चाहें तो बिल्कुल इसे बना लीजिए। और इसमें हम ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे पोटेंशियल को 0 वोल्ट से। ओके, ये मैं वी कह दे रहा हूं उसे, और वी को हम ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे फ्रॉम 0
टू हायर वैल्यू। फाइन, ओके। और एक मैंने आपको यहाँ पे ग्राफ दिखा रखा है, ये आपको दिख रहा है, ये हमने y एक्सिस पे करंट और x एक्सिस पे V को प्लॉट करना है। जो भी हमारी रीडिंग आएंगी एमीटर की और वोल्ट मीटर की, वो हम स्लोली नोट करते जाएंगे और इस ग्राफ को हम प्लॉट कर लेंगे। तो ये ग्राफ कैसा आएगा, इसी के बारे में जो स्टडी है वो आपकी कहलाएगी VI ग्राफ, भी आप इसे कह सकते हैं, या वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक, लिख लीजिए वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ। फाइन, तो फॉरवर्ड बायस के लिए हम इसे देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेटा, जब आपने इसको 0 वोल्ट रखा है तो क्या होगा, जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटा, यहां पे आपके पास 0.7 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। ये इन इलेक्ट्रॉन को कहीं भी मूव फर्दर डिफ्यूज नहीं करने देगा। तो आपकी करंट कितनी फ्लो कर रही होगी? ओके, आपकी जो करंट है वो 0 होगी। बिल्कुल सही बात है, एक माइनर सी करंट जरूर चल रही होगी, बट वो माइक्रो एम्पेयर की होगी। अच्छा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पे अगर आप देखें तो आपको ये जो करंट वाई एक्सेस में दिखाई गई है, मिली एम्पेयर पे दिखाई गई। अच्छा, नीचे की साइड आप देख रहे होंगे यहाँ माइक्रो एम्पेयर लिखा हुआ, ये रिवर्स बायस में आपको समझ में आएगा। ये माइक्रो एम्पेयर इसलिए है कि ये हम माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट लेंगे, वो माइक्रो एम्पेयर में होती है। ओके, तो अब ध्यान रखिएगा, ये जो आपका मिली एमीटर लगा हुआ है, इसकी रीडिंग आप देखेंगे। नाउ यू इंक्रीज इट, थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, एसआई के लिए हमने लिया है, सपोज मेरे पास ये 0.1 वोल्ट हो गया, 0 से आपने इंक्रीज कर दिया 0.1 वोल्ट। अच्छा, आपके पास बैरियर पोटेंशियल कितने का था? 0.7 वोल्ट। तो एक चीज ऐसे समझ लीजिए कि बैरियर पोटेंशियल अपोज कर रहा है, और ये जो 0.1 है ये सपोर्ट कर रहा है। तो नेट में तो अपोजिशन ज्यादा है, तो अभी भी आपकी करंट क्या रहेगी? जीरो ही रहेगी। बिल्कुल सही बात है, आपकी करंट में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि अभी भी आपके जो होल्स हैं या जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जंक्शन तक नहीं पहुंचेंगे और वो कंबाइन नहीं हो पाएंगे, और वो कंबाइन नहीं होंगे तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। फाइन, इसी तरह से आप और इंक्रीज करते जाएंगे और इंक्रीज करते जाएंगे, तो एक पोजीशन आपकी आएगी, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। और ये बेटा एक्चुअल में तो 0.7 वोल्ट होना चाहिए, बट होता क्या है, जब आप 0.6 वोल्ट के पास पहुंचते हैं, एसआई के लिए बता रहा हूं आपको, ठीक है। जस्ट हाँ, तो 0 पॉइंट अभी भी आप देखेंगे तो 0.7 वोल्ट अपोज कर रहा है और 0.6 वोल्ट सपोर्ट कर रहा है। फाइन, लेकिन होता क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी नॉर्मल कंडीशंस में थोड़ी सी हायर रहती है, और वो इतनी एनर्जी होती है कि वो जंप करके दूसरे रीजन में पहुंच जाते हैं और उसकी वजह से होल्स के साथ कंबाइन कर जाते हैं। तो जनरली जब भी आपको ये दिखाया जाएगा तो आप देखेंगे कि इस तरह का एक ग्राफ आपको दिखेगा। यहां पर एक 0.6 वोल्ट से आपकी माइनर सी करंट स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। ओके, हाँ, अगर मैं आपको इसको इनलार्ज करके थोड़ा दिखाऊं तो ये 0.6 वोल्ट के आसपास यहां पर आपके इलेक्ट्रॉन्स में मूवमेंट शुरू हो गया होगा और आपकी करंट इंक्रीज होने लगेगी। स्लोली इंक्रीज हो रही होगी, बहुत कम करंट होगी, लेकिन हाँ होगी। फाइन, अब इसके बाद जैसे ही ये 0.7 वोल्ट आएगा तो क्या हो जाएगा? 0.7 वोल्ट जब अपोज करने लगेगा और 0.7 वोल्ट ही सपोर्ट कर रहा है, तो नेट आपका 0 हो गया। यहां पर आपके पास ओके, यहां पर आपके पास नेट 0 वोल्ट हो गया। अब बेटा, थर्मल एजिटेशन की वजह से एनर्जी इतनी होगी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के पास कि वो जाके कंबाइन कर जाए और करंट फ्लो करना स्टार्ट कर चुकी होगी। इसके बाद जैसे जैसे आप इंक्रीज करेंगे वोल्टेज को, 0.8 वोल्ट करेंगे, तो नेट में आपके पास 0.8 माइनस 0.7 दैट इज 0.1 वोल्ट आ जाएगा। और ये देख लेते हैं एक बार, ये किस डायरेक्शन में बेटा? इस डायरेक्शन में। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये आपकी इफेक्टिव हो गया 0.1 वोल्ट, समझ में आया?
0.7 वोल्ट का बैरियर पोटेंशियल और 0.8 आपने लगा दिया। तो अब आपकी करंट ये सपोर्ट करने लगेंगे होल्स और इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए। क्लियर? तो ये आपके जंक्शन पे जाके कंबाइन करेंगे। ये सारी चीजें हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। तो इसके बाद बेटा आपकी करंट जो है ये इंक्रीज करती चले जाती है। फाइन। अलग अलग ढंग से दिखाया होगा, किसी में आपको ये बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई होगी बुक में, तो परेशान मत होइएगा, बस ये ध्यान रखिएगा कि इसके बाद आपकी करंट इंक्रीज होती चली जाएगी। कई बार बुक्स में आपको ये इस तरह से आपको ग्राफ दिखेगा। डिफरेंट डिफरेंट बुक्स डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स यूज करती हैं, इस तरह से आपको एक ये ग्राफ दिख जाएगा ऐसे करके। फाइन। तो इसका पर्पस ये है कि 0.7 वोल्ट के बाद आप देख रहे हैं ये किसकी तरह बिहेव करने लग गया, ये बिहेव करने लग गया एक कंडक्टर की तरह। फाइन। तो आप लिखना चाहें तो बिल्कुल लिख लीजिए, और एक्चुअल में जो आपको इस पे ग्राफ दिखेगा वो भी मैं आपको दिखा दूं। बिल्कुल आप पहले नोट कर लीजिए इसको। तो कुछ इस तरह का ग्राफ आपको मिल जाएगा। फाइन। ओके, देखिएगा, when applied voltage is 0 or less than 0.7 volt, that is barrier potential, फाइन। हाँ, ये एसआई के लिए बात हो रही बेटा, जी के लिए ऑटोमेटिकली आपका 0.3 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है। हाँ, when applied voltage is 0 or less than 0.7 volt, no current or very small करंट, क्योंकि 0.6 पे आपको मैंने दिखाया ना वो फ्लो करने लग गई। यस, फ्लोज, बट when applied voltage is increased, current increases very slowly and non-linearly up to 0.7 वोल्ट। फाइन। हाँ जी, 0.6 से 0.7 पे वो इंक्रीज माइनर सी कर सकती है। ओके, यस यस यस, विद, हाँ यहां पे आप लिख लीजिएगा, विद फर्दर इंक्रीज इन अप्लाइड वोल्टेज। अब 0.7 से ज्यादा हो गई बेटा, विद फर्दर इंक्रीज इन अप्लाइड वोल्टेज, current varies rapidly and almost linearly, है ना, बिल्कुल लीनियरली, तभी तो वो V इज प्रोपोर्शनल टू I, कंडक्टर वाली चीज आएगी। ठीक है। एंड डायोड बिहेव एज कंडक्टर। फाइन।
आइडियल डायोड की है हम बात करेंगे तो वी बैरियर पोटेंशियल जो है आपका वो 0 लेंगे। आपका जो ग्राफ है वो बिल्कुल 0 से ही स्टार्ट हो चुका है, दिख रहा है आपको? यस, क्लियर? ठीक है, तो मूव कर रहे हैं बेटा रिवर्स बायस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। तो अगर हम रिवर्स बायस्ड सिचुएशन को देखें तो अब बेटा हमने अपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को एन टाइप के साथ और नेगेटिव टर्मिनल को पी टाइप के साथ कनेक्ट कर दिया है, क्लियर? और ये आपका सर्किट अगर आप दिखाना चाहें तो आप सर्किट दिखा सकते हैं। यहां पे भी हमें वही करना है बेटा, बस हमने अब अपनी बैटरी के पोटेंशियल को रिवर्स डायरेक्शन में लगा के उसको स्लोली इंक्रीज करना है। फाइन। तो अब जो हमारा V है बेटा वो हम किस साइड इंक्रीज करेंगे? नेगेटिव साइड पे, क्लियर है? अब देखिए ग्राफ क्या आएगा। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है आपको ये देखने की, यहां पे आपके पास ये माइक्रो एम्पेयर में, ध्यान रखिएगा ये सेम स्केल्ड ग्राफ नहीं है। एक साइड पे आपको मिली एम्पेयर दिखाया था, दूसरी साइड पे हमने माइक्रो एम्पेयर दिखाया। और यहाँ पे आप देख भी रहे हैं ये आपका माइक्रो एमीटर लगा हुआ है, ठीक है? वोल्ट मीटर में कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल पहले जैसा ही ग्राफ है। जो डिफरेंस है वो ये है, क्लियर? दो डिफरेंस आपको दिख रहे हैं, ब्लू कलर से मैंने दिखा दिए। एक तो आपकी बैटरी की पोलैरिटी रिवर्स है क्योंकि आपको रिवर्स बायस में लगाना है, और दूसरा आपने माइक्रो एमीटर को लगाया हुआ है, क्लियर? चलिए अब जरा देखते हैं कि हमारी करंट कैसे फ्लो करेगी। तो अब अगर आप देखेंगे तो भाई रिवर्स बायस में तो करंट फ्लो करती ही नहीं है, लेकिन एक माइनॉरिटी वाले जो ये आपके, हाँ जी, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं, इनको तो सपोर्ट करती है। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से एक माइनर करंट फ्लो कर रही होगी। एक बार देख लेते हैं। मान लीजिए बेटा मैंने V आपका लगा दिया है 0.2 वोल्ट, ओके, और V बैरियर आपका पहले से लगा हुआ था, बैरियर पोटेंशियल जिसे आपने कहा था वो 0.7 वोल्ट था। अब ये नेट में कितना आ गया बेटा? नेट में आपके पास आ गया 0.9 वोल्ट अपोज कर रहा है। किनको अपोज कर रहा है? मेजॉरिटी कैरियर्स को। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आया बेटा, माइनॉरिटी कैरियर्स को क्या करने लगेगा? सपोर्ट करने लगेगा। तो माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से एक करंट फ्लो कर रही होगी, वो करंट माइक्रो एम्पेयर में होती है, ये मैं आपको पहले बता चुका, ठीक है? तो अब देखिए ये करंट आपकी कैसे दिखेगी आपको। ये करंट आपकी यहां पे इस तरह से चलती चली जाएगी, फाइन, हाँ, ओके। आप इसको बिल्कुल स्मूथ बना लीजिए ऐसे करके, इस तरह से करंट आएगी। लेकिन एक लिमिटेड वोल्टेज के बाद बेटा सडन यहां पे इंक्रीज होगा। ये अभी आपको समझा रहा हूं कि ऐसा क्यों होगा। देखिए यहां पे एक एग्जांपल मैंने लिया, ये कुछ भी हो सकता है, 10 वोल्ट हो सकता है, 20 वोल्ट हो सकता है। अभी मैंने 80 और 100 के बीच में कुछ लिया हुआ है। सपोज बेटा यहां पे मैंने 80 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया है। अब सोचिए ये इलेक्ट्रॉन जो है, इसको 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिल जाएगी जब ये यहां से यहां तक एक्सेलरेट करेगा। तो इज इट क्लियर? तो बेटा ये एनर्जी बहुत ज्यादा एनर्जी है, और ये इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी लेके कोवेलेंट बॉन्ड के साथ स्ट्राइक करता है, और वो कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। जैसे ये कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करेगा, आपके पास एक होल और इलेक्ट्रॉन पेयर जनरेट हो जाएगा, क्लियर? अब ये जो इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ, ये फिर से आपने पोटेंशियल दिया हुआ 80 वोल्ट का, ये भी उसी एक्सेलरेशन से या उसी वेलोसिटी से मूव करने लगेगा। इसको एनर्जी मिल जाएगी 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। ये जाके दूसरे कोवेलेंट बॉन्ड से टकराएगा, उसको ब्रेक करेगा, वहां से और इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे। तो ये कंटिन्यूएशन में चलता जाता है, और सडनली आपके पास एवलांश ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाते हैं, और एक बहुत हैवी करंट, यहां पे आप देख रहे हैं सडनली ये करंट, बट ये है रिवर्स डायरेक्शन में, ध्यान रखिएगा, क्लियर? ये फ्लो करने लगती है। इसको कहते हैं ब्रेक डाउन। यहां पे क्या हो गया आपका? ब्रेक डाउन। कई बार इन्हें जेनर वोल्टेज भी कहा जाता है, बिल्कुल इसे नोट कीजिए।
तो एक बार फिर से बात करते हैं बेटा, हमने क्या किया, धीरे धीरे हमने रिवर्स बायस्ड वोल्टेज अप्लाई की, और जब हमने इस वोल्टेज को अप्लाई किया तो हमारी डिप्लीशन लेयर की थिकनेस इंक्रीज होती गई, लेकिन करंट कोई फ्लो नहीं कर रहा था। हाँ, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो थे उनकी वजह से एक माइक्रो एम्पेयर में, ये देखिए आप इस रीजन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 2, 3, 4 माइक्रो एम्पेयर की करंट दिख रही है, बिकॉज लोअर साइड में ये करंट हमारी माइक्रो एम्पेयर में है। ओके, नेग्लिजिबल करंट थी, वो फ्लो कर रही होगी। तो लिख लीजिए, इन रिवर्स बायस डायोड a very small current flows across the junction due to motion of minority charge carriers। ओके, ये मैं आपको समझा चुका हूं, लैंग्वेज में भी लिखा दिया मैंने आपको। ओके, ओके, आप चाहें तो इसको लिख लीजिए, सपोर्टेड बाय applied voltage as well as बैरियर पोटेंशियल, दोनों की वजह से सपोर्ट मिल रहा है। क्लियर है? तो एक स्मॉल रिवर्स करेंट, सो अ स्मॉल रिवर्स करंट, इसीलिए वो नेगेटिव डायरेक्शन में दिखाया था। ठीक है, सो अ स्मॉल रिवर्स करंट remains almost constant over a sufficiently long range of reverse biased applied voltage। क्लियर बेटा? हाँ, और बहुत ज्यादा चेंज भी नहीं आएगा, बहुत ज्यादा इंक्रीज भी नहीं करता। अब वो पॉइंट लिख लेते हैं, बट इफ reverse bias voltage is made very high, fine, enough kinetic energy is gained by minority charge carriers, fine, enough kinetic energy is gained by minority charge carriers to break covalent bonds near junction and liberate electron hole pair। okay, this pair, हाँ जी, accelerate in same way and produce another
इलेक्ट्रॉन होल पेयर। अब ये सब बड़ी क्विकली हो रहा है बेटा, ये लिखने में आपको इतना टाइम लग रहा है, ये सब एक ही इंस्टेंट पे हो जाता है। फाइन। सो द एवलांच of electron hole pair produced, and this voltage is known as breakdown। ब्रेकडाउन, यहां पे आपका जो डायोड था वो ब्रेकडाउन हो गया जी, उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज। And situation is called avalanche breakdown। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं कि वहां पे बिल्कुल जल जाएगा, एक लिमिट तक वहां पे भी बिल्कुल काम करेगा, और इसको यूज किया जाता है। ठीक है, इसको एक और नाम दिया जाता है बेटा, जेनर वोल्टेज। तो इसके प्रॉपर्टी के बेसिस पे एक डायोड बनता है जिसका नाम ही है जेनर डायोड। तो अगर आप फिर से एक बार इसका ग्राफ देखना चाहें बेटा, तो ये ग्राफ आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा। फाइन। और ये आप देख रहे हैं यहां पे आपके पास, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा, ये माइक्रो एम्पेयर में होगी, और ये जिस पोजीशन पे जाके ये करंट इंक्रीज हुआ है ये आपका कहलाएगा ब्रेकडाउन वोल्टेज। ये 10 वोल्ट से लेके 80-90 वोल्ट तक कुछ अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग। फाइन। तो अब बेटा अगर हम इन दोनों ग्राफ को कंबाइन कर दें, प्लीज ध्यान रखिएगा, बार बार बोल रहा हूं, फॉरवर्ड बायस में मिली एम्पेयर और रिवर्स बायस में माइक्रो एम्पेयर की करंट है, दोनों को एक साथ दिखाया हुआ है, स्केल्ड डायग्राम नहीं है। ये आपकी फॉरवर्ड बायस्ड है और ये आपकी रिवर्स बायस करंट है। फाइन। तो दोनों को कंबाइन करके कुछ इस तरह की सिचुएशन आपको दिखाई देगी। यहां आपका V है, इधर आपका I है। दिस इज नोन एज वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यस PN जंक्शन डायोड। क्लियर। अब बेटा जैसे ही आप बात करते हैं VI ग्राफ की, तो एक चीज दिमाग में आ जाती है, रेजिस्टेंस। और यहां पे बिकॉज ये रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है बेटा, इधर की साइड कुछ अलग है, यहां पे कुछ अलग है, तो इसका नाम होता है डायनेमिक रेजिस्टेंस। क्लियर। तो आगे समझते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस को। तो ये आपका डायनेमिक रेजिस्टेंस है बेटा, और एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला वही रहेगा, बस सिर्फ यहाँ पे चेंज क्या है, डायनेमिक रेजिस्टेंस को आप लिखते हैं डेल्टा V बाय डेल्टा I। ये ध्यान रखिए। ओके। तो इसमें आपको क्वेश्चन कैसे मिलेगा, जैसे मैंने आपको एक ग्राफ दिखाया हुआ है, और यहां पे आप देख रहे हैं मैंने आपसे पूछा कि कैलकुलेट RD एट 0.8 वोल्ट। आपको कुछ इस तरह से सिचुएशन दे दी जाएगी, या करंट भी दी जा सकती है। ओके। तो अगर मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट दिखाऊं, तो ये आपको एक पॉइंट दिख रहा है, ये आपका 0.8 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग, अगर मैं इसको और इनलार्ज करूं तो अब आप इससे देख सकते हैं। ठीक है। तो ये पॉइंट आपका 0.8 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग पॉइंट आपको दिख रहा है। अब बेटा एक पॉइंट पे नहीं, वैसे आप टेंजेंट ड्रॉ करके उसकी इंस्टेंटेनियस रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, या उसको क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस एट दैट पर्टिकुलर वोल्टेज। फाइन। बट जनरली आप जब ये ग्राफ आपको मिलेगा तो आप क्या करेंगे, आप एक पॉइंट उससे आगे और एक पॉइंट उसके पीछे ले लेंगे। दो पॉइंट मैंने रेड कलर से आपको दिखाया, मैं इनको सर्कल भी कर रहा हूं, ये आपके दो पॉइंट हो गए। फाइन। तो एक आपने आगे ले लिया, एक आपने पीछे ले लिया। आपसे पूछा गया था 0.8 वोल्ट। ओके। यहां पे आप देख रहे हैं आपने एक 0.75 वोल्ट पे ले लिया, एक 0.85 वोल्ट पे ले लिया, और यहां पे आपको करस्पॉन्डिंग वैल्यूज भी दी गई हैं, 20 मिली एम्पेयर एंड 60 मिली एम्पेयर। समझ में आया। तो बस यहां से आप डायनेमिक रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ये डायनेमिक रेजिस्टेंस किसके लिए बेटा, फॉरवर्ड बायस के लिए है, एट
0.8 वोल्ट। ये मैंने आपसे कहा है कि इस पॉइंट के लिए आपको निकालना है। क्लियर? तो अब आप इसे देखेंगे, ये आपका हो जाएगा V1 माइनस V2 अपॉन I1 माइनस I2। ओके, 2 पॉइंट आपने ले लिए, एक को 1 मान लीजिए, एक को 2 मान लीजिए। तो मैं इसको 1 मान लेता हूं, इसको 2 मान लेता हूं। ये जो स्लोप आप निकालेंगे, यही स्लोप आपकी क्या हो जाएगी? रेजिस्टेंस। एवरेज भी आप इसे कह सकते हैं। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, जरा देख लेते हैं। ये आपका हो जाएगा बेटा 0.85 वोल्ट था माइनस 0.75, दैट इज V2 माइनस V1। और आपकी करंट का डिफरेंस आ गया बेटा 60 माइनस 20 एम्पेयर नहीं है। हाँ, तो ये आपका मिली एम्पेयर और यहाँ पे वोल्ट है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या बनेगा, 0.1 बाई 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। तो ठीक है जी, चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए। हाँ, आराम से आराम से। ओके ओके, तो अब देखिए क्या हो गया, ये आपका आ गया 100 अपॉन 40। हाँ, कैलकुलेशन खुद कर लीजिएगा बेटा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये आपका 2.5 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। ये आपका डायनेमिक रेजिस्टेंस हो गया एट 0.8 वोल्ट पे। इज इट क्लियर? बिल्कुल नोट कीजिए। फिर आपको रिवर्स बायस में भी डायनेमिक रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना सिखाते हैं, आराम से नोट कर लीजिए। ओके, अब बेटा अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको रिवर्स बायस में 30 वोल्ट पे निकालने को कहा गया। तो अगर आप 30 वोल्ट का एक पॉइंट देखेंगे तो ये आपका करीब यहां कहीं पे 30 वोल्ट आएगा। ओके, और इस 30 वोल्ट पे करस्पॉन्डिंग पॉइंट ये हो जाएगा। तो इस पे जनरली क्या करते हैं, एक पॉइंट तो आप इधर ले लीजिए और एक पॉइंट ये 80 वोल्ट वाला ले लीजिए। फाइन, इसका एवरेज लेंगे, वही आएगा बेटा, ऑलमोस्ट सेम स्लोप आ जाती है अगर आप यहाँ पे टेंजेंट खींचे तो। अब बेटा अगर आप डायनेमिक रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा V1 माइनस V2 अपॉन I1 माइनस I2 डेल्टा V बाय। ओके, अब इस पॉइंट की अगर आप बात कर रहे हैं तो यहां पे मान लीजिए ये आपका कितना होगा, 3 माइक्रो एम्पेयर। ओके, और 80 करस्पॉन्डिंग आ गया। हाँ, वैल्यूज दी होंगी, ग्राफ आपको थोड़ा और बेटर दिया होगा, मैं आपको एक जस्ट एक आइडिया दे रहा हूं। आप चाहें तो ये 60 वाला भी पॉइंट ले सकते थे। तो अब आपका ये आ जाएगा बेटा 0 माइनस माइनस 80 अपॉन, यस, यहां पे कितना आएगा, I1 माइनस I1 तो 0 था और I2 आपका कितना हो गया, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, 3 है 3 है 3 है 3 या 2 जो भी आएगा ना आपका, 2 ले लेते हैं चलिए, -2 माइक्रो एम्पेयर, ये ध्यान रखिएगा। अब अगर आप देखेंगे तो यहां पे आपको ये मिल जाएगा 80 अपॉन 2 इंटू 10 टू द पावर -6। तो ये आपका आ गया 40 इंटू 10 टू द पावर 6। चेक कर लीजिए, दिस मच ओम, 4 इंटू 10 टू द पावर 7 ओम। अरे ये तो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस हो गया। तो बेटा इस साइड पे इसने किसकी तरह बिहेव किया, इंसुलेटर की तरह। हमने रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके भी देख लिया और रे रेजिस्टेंस जो आ रहा है ये आपका आ रहा है कंडक्टर का। फाइन, प्लीज ध्यान रखिएगा बेटा, फिर से बार बार आपसे कह रहा हूं, ये जो आपको ग्राफ दिखाया गया है और ये जो ग्राफ दिखाया गया है, ये दोनों अलग अलग स्केल पे हैं, आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पे आपका वोल्टेज क्या चल रहा है, 0.2 0.4, और यहाँ पे आपका चल रहा है 20 40। तो दोनों स्केल अलग है, यहाँ पे आपका मिली एम्पेयर चल रहा है और यहाँ पे आपका माइक्रो एम्पेयर चल रहा है। तो दोनों स्केल बड़े डिफरेंट हैं, इसीलिए आपकी जो वैल्यूज आ रही हैं वो डायरेक्टली स्लोप आप केवल देख के, डायग्राम देख के आप इतनी इजीली नहीं बता सकते। तो आपको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। डेल्टा बड़ा आसान सा है, डेल्टा V बाई डेल्टा है। ओके, वेरी गुड। तो यहां पे लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर से लिख दीजिए। इन केस ऑफ आइडियल डायोड V barrier is 0 and forward bias resistance is also 0. Clear?
हाँ जी, तो आपकी जो फॉरवर्ड बायस की करंट है बेटा, उसकी स्लोप आपकी इन्फिनिटी हो जाएगी। जैसे ही आप जीरो से आगे बढ़ेंगे, ये सडनली आपकी वैल्यू बिल्कुल ये वर्टिकल लाइन हो जाएगी। इसलिए ये ग्राफ इस तरह का दिखाया जाता है आपको। फाइन, लिख लीजिएगा, स्लोप इज इक्वल टू 1/r है यहां पे। हाँ, इसीलिए वो जीरो रेजिस्टेंस पे स्लोप आपकी इनफाइनाइट हो गई है। क्लियर? बिल्कुल, नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं बेटा। इसमें हमें एक एसआई पीएन जंक्शन डायोड दिया हुआ है और एक आपकी एसी यहां पर आपको अप्लाई की हुई है, ठीक है। और एक आपको रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस यहां पे दिया हुआ है और इस पे आपने दो टर्मिनल बना दिए हैं। ओके, आप इन्हें चाहें तो पी क्यू लिख लीजिए। पी क्यू आपका आउटपुट टर्मिनल है, यहाँ पे आप वोल्टेज को मेजर कर रहे हैं। तो बेसिकली आपने यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा दिया होगा, लेट्स से वोल्ट मीटर हमने लगा दिया। क्लियर? आपको बताना है कि इसकी पीक वैल्यू क्या आएगी, इस वी की पीक वैल्यू क्या होगी। तो पहला केस तो ये, दूसरे केस में उन्होंने कहा कि अगर एसआई की जगह ये आइडियल, हाँ आइडियल डायोड हो जाए तो क्या होगा। तो पहले जरा बेसिक समझते हैं बेटा। देखिए होता क्या है कि जब आप यहां पर मैक्सिमम वोल्टेज की बात करें, मतलब यहां पे करंट मैक्सिमम होनी चाहिए, आई आर ना, वी इज इक्वल टू, बिल्कुल जैसे हमने क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी में किए थे, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन ये सॉल्व होते हैं। ठीक, अब देखिए आप इसको क्या करेंगे, आप इसको एज्यूम कर लीजिए अभी यहाँ पे 20 वोल्ट। फाइन, इधर मैंने प्लस मान लिया है और इधर माइनस मान लिया। ये मेरे पास 20 वोल्ट की मेरी इनपुट हो गई। ओके, अब यहां से आगे बढ़े। अब जरा सी देखिए कि हम ये, हाँ इसमें हमारे पास जो डायोड है, इसमें हमारे पास एक अपोजिंग होता है ना पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसे बिल्कुल अपोजिट ऐसे दिखा देंगे और यहां पे हम लिख देंगे 0.7 वोल्ट, क्योंकि ऐसा ही दिया हुआ है। ये समझ में आया? बहुत बढ़िया। और साथ में देखिए यहाँ आर एफ लिखा हुआ है इन्होंने, आर एफ की वैल्यू भी दी हुई है, यानी इसका जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है वो आपका 10 ओम ऑफर हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस भी दिखा दिया, ये मेरा 10 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। क्लियर? ये रेड कलर से मैंने आपको, बिल्कुल जी, हाँ ये मैंने आपको डायोड का रिप्रेजेंटेशन दिखा दिया, जो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में सीखा था उसको अप्लाई करने के। ठीक है, बिल्कुल। और यहाँ पे बेटा मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू आपको गिवन है, ये कितनी है, ये आपको 500 ओम गिवन है। ओके, और आपको यहाँ पे वोल्टेज निकालना है, ये पी क्यू मेरे टर्मिनल है, वी पी क्यू आपको फाइंड करना है। अब देखिए कितना आसान हो गया। चलिए भाई, चाहे तो किरचॉफ लॉ लगा लीजिए, चाहे तो सीधे सीधे कर लीजिए। ओके, तो 20 माइनस 0.7 वोल्ट, करंट किधर जाएगी बेटा, इधर जा रही होगी करंट आई, ऐसे करके सर्किट में। बाकी सब रूल वही है, डायोड से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वो कंडक्टर बना हुआ है तो भाई फिर ओम्स लॉ अप्लाई कर दीजिए। ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता, क्योंकि वो जो ग्राफ है ना, वो आपका ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, बस इतना डिफरेंस है। दैट इज इक्वल टू आई, हाँ जी, रेजिस्टेंस जो है आपका वो अब कितना हो जाएगा, 10 प्लस 500। तो आपकी जो करंट आई फ्लो कर रही है वो कितनी आ गई बेटा, 19.3 बाई 510, ये आई एम्पियर। ओके, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली जो मुझे लग रहा है 38 से थोड़ा कम हो जाएगा, 37.8 मिली एम्पियर, ये हमने अप्रोक्सीमेटली ले ली। अब बेटा हमें वी पी क्यू कैलकुलेट करना था, तो वी पी क्यू क्या आ गया बेटा, VPQ is I into R load, 37.8 milliampere multiplied by 500। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका 18.9 वोल्ट आ गया। यानी समझ में आई? तो एक्चुअल में हुआ क्या कि भाई 0.7 वोल्ट तो पोटेंशियल बैरियर का खा गए, और ये जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस की वजह से था, यहां पे थोड़ी सी करंट की पोटेंशियल और कम हो गई, तो आपका जो आंसर आया वो 18.9 वोल्ट आ गया। ठीक है, हाँ अब सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में
इन केस ऑफ आइडियल, हाँ जी, डायोड। अब बेटा ये जो आपका 20 है ना, ये तो ठीक है, लेकिन यहां पर आपका बैरियर पोटेंशियल 0 हो गया, और यहां पर I इंटू 500, अरे यही तो होगा ना। अभी तो मैंने आपको लिखा है फॉरवर्ड रेजिस्टेंस भी तो 0 हो जाता है, तो यहां से आप करंट जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आपकी आ जाएगी 20/500। ओके, और VPQ आपका कितना आ जाएगा, 20/500 इंटू 500, तो पूरा का पूरा 20 वोल्ट आपको आउटपुट में मिल गया। तो आइडियल कंडीशंस में एक तरह से इसने स्विच का काम कर दिया। जब आपने 20 वोल्ट दिया तो ये 20 वोल्ट आउटपुट में दे दिया फॉरवर्ड बायस में। रिवर्स बायस में कोई आउटपुट नहीं देगा। इज इट क्लियर? बिल्कुल, इसे नोट कर लीजिए, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बेटा बात करेंगे पीएन जंक्शन डायोड एज रेक्टिफायर। तो एक नया टर्म आ गया, इसको लिख लीजिएगा, रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर क्या होता है? सिंपल टर्म्स में एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाली डिवाइस को हम रेक्टिफायर कहते हैं। ठीक है, हाँ, ब्रॉड वे में थोड़ा सा अलग है, लिख लीजिएगा, रेक्टिफायर इज अ डिवाइस which converts AC into a DC। बेटा इसमें ना ब्रैकेट में थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लीजिए, एक्चुअल में ये यूनी डायरेक्शनल करंट होती है, एक ही डायरेक्शन में। एसी आपकी दोनों साइड मूव करती है ना, हाँ, पॉजिटिव डायरेक्शन में भी नेगेटिव में भी, ये सब हम एसी में पढ़ चुके हैं। तो एसी से डीसी में करंट भी हो सकता है, वोल्टेज भी हो सकता है, फाइन। हाँ, तो इससे आपको कहते हैं, जैसे अगर आप बात करें एसी हमने पढ़ी थी, तो एसी हम इस तरह से दिखाते थे बेटा, फाइन। ये हमारी पॉजिटिव थी, मतलब ये अगर सर्किट हमारे पास है तो ए से बी जा रही होगी, नेगेटिव का मतलब हो गया ये बी टू ए आ रही होगी, दो टर्मिनल्स अगर आपने ले लिए, फाइन। बट एसी का मतलब क्या होगा? एसी का मतलब तो ए टू बी और बी टू ए, बट डीसी का मतलब हो गया ये हमेशा ए से बी की ओर ही जाएगी, दैट इज माई डीसी। डीसी में एक चीज और होती है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट भी होता है, हाँ, वो यहां पे थोड़ा सा आपको नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने कहा था कि थोड़ा सा समझ लीजिए इस चीज को। तो डीसी में आपका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट भी होता है और वो यूनिडायरेक्शनल होती है। यूनिडायरेक्शन मतलब एक ही डायरेक्शन में मूव करती है, फाइन। एसी आपकी हाफ साइकिल में एक डायरेक्शन में, हाफ साइकिल में उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। तो इसमें हमारे पास दो टाइप के रेक्टिफायर होते हैं बेटा। सबसे पहला होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, जो आपके कोर्स में है, हाफ वेव रेक्टिफायर, और दूसरा है फुल वेव रेक्टिफायर। तो इन दोनों को ही समझने की कोशिश करते हैं, बहुत आसान से हैं, बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर, पहले शुरू करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर को। तो ये बेटा हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर का एक डायग्राम मैंने आपको दिखाया हुआ है, जरा समझ लेते हैं। इसमें हमारे पास यहां पर इनपुट है, इनपुट में हमारी एसी वोल्टेज हमें गिवन है, फाइन। एक हमारे पास यहां पे आपको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर दिखाया हुआ है। हाँ, डायग्राम देख के नहीं समझ में आ रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल है, बट ये ध्यान रखिएगा ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्यों है बेटा? बिकॉज जो आपके पास सिग्नल होगा वो 80 वोल्ट, 100 वोल्ट, 200 वोल्ट कुछ हो सकता है, और आपको उसे बहुत कम, हाँ, वो पॉइंट फॉरवर्ड बायस में आपको पता है कि हमारा जो डायोड है वो बहुत कम वोल्टेज पे ऑपरेट कर जाता है, तो हमें बहुत कम वोल्टेज इसको करना है। तो ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ये बेसिकली हमारी वोल्टेज को रिड्यूस करेगा। ओके, अब जरा देखते हैं, एक हमारे पास ये रहा डायोड, बिल्कुल ये पी एन जंक्शन डायोड है, और एक हमने आउटपुट आरएल लिया हो, जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल कराया था, बिल्कुल उसी तरह से ये है, और यहां पे हम आउटपुट ले लेंगे, फाइन। ये लोड जो है आरएल जो लिखा हुआ है और वीएल जो लिखा हुआ है,
ये हमारा आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा, या आउटपुट करंट भी आप मेजर कर सकते हैं आपके ऊपर। ठीक है जी। तो ये हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर का डायग्राम रहा। आप देख रहे होंगे दो जगह अर्थिंग की हुई है। अर्थिंग का पर्पस ये है बेटा, आपको पता है कि अर्थिंग का मतलब ये भी 0 वोल्ट पे हो गया और ये भी 0 वोल्ट पे हो गया, तो रेफरेंस के लिए इसको दिखाया गया। अब बेटर है कि हम इन्हें कुछ नाम दे दें तो समझने में हम थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। एक हमने यहां ले लिया पॉइंट P1, एक हमने ले लिया पॉइंट P2, यहां पे हम कह रहे हैं S1 और ये हम कह रहे हैं S2। ठीक है। अब देखिए P1 P2 क्या है, ये प्राइमरी के लिए लिख दिया मैंने क्योंकि ये प्राइमरी कॉइल है और ये मेरी सेकेंडरी कॉइल है, तो इसलिए मैंने S1 S2 लिख दिया है। फाइन। हाँ, तो बिल्कुल इसको बनाइए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, कई बार तो इसे बिल्कुल इस तरह के सिंपल सर्किट से दिखा देते हैं। V इनपुट में आपको AC दिखाया हुआ है और V आउटपुट में आपको RL दिखा दिया हुआ है। क्लियर है? ओके। अब जरा सी देखिएगा कि अगर मैं बात करूं फर्स्ट हाफ साइकिल की, बहुत ध्यान से, फर्स्ट हाफ साइकिल, फर्स्ट हाफ साइकिल। ठीक है। तो आपको पता है कि बेटा ये जो आपका पॉइंट है ये पॉजिटिव दिखा रहा है। ठीक। तो हमने यहां पे जो नाम दिया था ये S1 कहा था, ये S0 कहा था, इसी तरह कहा था बेटा। तो S0 तो आपका 0 है, ये आपका पॉजिटिव हो गया। दैट मींस आपका जो डायोड है, जब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होगा बेटा, बिल्कुल आप उसे 0 भी कह सकते हैं, हायर पोटेंशियल से भी कह सकते हैं। यहां पे देख लीजिए, ये मैंने आपको दिखाया, ये पॉजिटिव है और ये 0 है। ये कब होगा? फर्स्ट हाफ साइकिल में। फर्स्ट हाफ साइकिल में तो आपको पता है कि मेरी करंट फ्लो करने लगेगी, बिकॉज ये मेरा क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस्ड। बिल्कुल सही बात। तो ये फॉरवर्ड बायस्ड हो गया और ये एक तरह से किसकी तरह काम करने लग गया? क्लोज स्विच की तरह। तो यहां पे देखिए आप, ये मैंने आपको दिखाया हुआ है, ये आपका फर्स्ट हाफ के लिए क्लोज स्विच की तरह काम करने लग गया। और जो आपका इनपुट या S1 S2 पे जो भी आपका कन्वर्ट होके, इनपुट कन्वर्ट होके आ रहा था, वही आपको उसी शेप का एग्जैक्टली आउटपुट मिल जाएगा। ये आपका आउटपुट रहा। फाइन। ओके। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम बात करें सेकेंड हाफ साइकिल की, अब सेकेंड हाफ साइकिल पे देखिएगा क्या होगा। हाँ जी, बिल्कुल मैं इसको चेंज कर दूं बेटा, एक मिनट। हाँ जी। अब अगर आप सेकेंड हाफ साइकिल की बात करें तो सेकेंड हाफ साइकिल मतलब ये हो गया। ठीक है, हाफ साइकिल। अब बेटा ये वाला जो पोर्शन है, दिस वन, दैट वन इज पॉजिटिव इन कंपैरिजन टू दिस वन। तो यहां पे आप कह सकते हैं ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी आपका ये डायोड रिवर्स बायस्ड आ गया। हाँ, रिवर्स बायस में कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। अगर कोई करंट फ्लो नहीं की तो यहां पे आपको वी आउटपुट क्या मिलेगा? वी आउटपुट आपको मिलेगा 0। तो करंट फ्लो नहीं करने का मतलब जैसे आपने स्विच को ऑफ कर दिया, या ओपन सिचुएशन जो होती है ना। तो ये देखिए, बिल्कुल मैं आपको यहां डायग्राम से दिखा दूं। ये जो आपकी सेकंड हाफ साइकिल की हम बात कर रहे हैं, ये आपकी सेकंड हाफ साइकिल हमने दिखाई है। फर्स्ट हाफ साइकिल तो क्लियर हो गया आपको। सेकंड हाफ साइकिल में जब आप देखेंगे तो आपका जो डायोड है वो किसकी तरह बिहेव करेगा? ओपन की तरह। और आपका जो आउटपुट है वो 0 आ जाएगा। क्लियर? तो फर्स्ट वाले हाफ साइकिल में आपके पास एक साइनोसोइडल कर्व आया, पल्स आई, और उसके बाद 0 आ गया। ओके, ये मैंने आपको दो अलग अलग हाफ जो हैं, एक हाफ ये और एक हाफ ये, इनके लिए बता दिया। बिल्कुल नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। तो अब बेटा ये मैंने आपको इनपुट सिग्नल दिखा दिया यहां पे, और आउटपुट सिग्नल आपका कैसे दिखेगा। अब कंटिन्यूस वेव की बात करते हैं। तो पहले बात कर रहे हैं
फर्स्ट हाफ साइकिल की, ये आपको इसी शेप में आउटपुट मिल जाएगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब जरा बात करते हैं सेकेंड हाफ साइकिल की। ये मैं आपको ब्लैक कलर से दिखा रहा हूं बेटा, ये वाला जो आपको सेकेंड हाफ साइकिल दिख रहा है, इसके लिए आपको ये लाइन मिलेगी 0। फिर से आपकी ये पॉजिटिव साइड आ गई, तो फिर से आपको एक पल्स मिलेगी सेम शेप की, बट नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए आपको 0 मिलेगा। फिर से आपको एक पॉजिटिव मिलेगी और फिर से आपको एक ओके। अब अगर आप देखिए कि मान लीजिए मैं इसको कोई पॉइंट दे दूं, मैं इसको कहूं P और Q, तो आपकी करंट हमेशा P से Q की ओर आ रही है। हाँ, वो रुक रुक के आ रही है, बिल्कुल सही बात है आपकी। फाइन। तो लैंग्वेज में लिखना चाहें तो लिख लीजिए, समझ में आ गया होगा। ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ AC इनपुट। ओके। हाँ, मैं यहां पे नाम भी लिख लीजिए, S1 और S0 या S2 लिख लीजिए, कोई बात नहीं, S2 लिख लीजिए। हाँ, ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ AC इनपुट when the terminal S1 of secondary is positive, secondary टर्न जो है ना आपके, हाँ, is positive and S2 is negative, the junction diode जिसे हमने यहां पे किससे रिप्रेजेंट किया है, D से, ओके, is forward biased and it flows current through it. Fine. This current produces potential difference across RL. Okay. During second half cycle, S1 is negative and S2 is positive. देखिए, 0 से कंफ्यूज मत होइएगा, रिलेटिव टर्म है, तो अगर वहां 0 है और वहां पे हायर वैल्यू या लोअर वैल्यू है तो आप उसे पॉजिटिव नेगेटिव कह देंगे। फाइन। द डायोड इज रिवर्स बायस, the diode is reverse biased and no current flows through it. Okay. Yes. तो आपका आउटपुट जो आपको मिला वो इस टाइप का मिल जाएगा। तो अब बेटा अगर हम बात करें आउटपुट करंट और वोल्टेज, जो भी आप जिस भी टर्म में बात करें ना, ये तो आपको पता ही है, एसी आप पढ़ चुके हैं। आउटपुट करंट और वोल्टेज इज यूनिडायरेक्शनल बट, हाँ, एक टर्म है इंटरमिटेंट, यस, इंटरमिटेंट एंड पल्सेटिंग। राइट। आउटपुट करंट is only for half cycle, other half is missing, ये कह सकते हैं, other half is missing and that's why it is called half wave rectifier. half wave को ही rectify किया इसने and that's why called half wave rectifier.
रेक्टिफायर। फाइन। और बेटा इस प्रोसेस का नाम हो जाता है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। तो बिल्कुल इसी तरह का है फुल वेव रेक्टिफायर, उसको भी देख लेते हैं, नोट कर लीजिए, फिर उसको भी देख लेते हैं। अब बेटा बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर की। ठीक है, देखिए हमने कुछ चेंज कर दिया इस पे। हाँ, डिफरेंस क्या आया, बाकी तो सब कुछ पहले जैसा ही दिख रहा है। ये जो आपका लोड है ना वो इधर आ चुका है। हाँ, और यहां पर एक पॉइंट हमने लिखा है जिसे हमने कहा है टी पॉइंट। ये टी मिड पॉइंट है एग्जैक्टली S1 और S2 का। आप कहीं पे भी ले सकते हैं, बट अभी हमने S1 और S2 का मिड पॉइंट ले लिया है इसको। क्लियर, वेरी गुड। अब जरा बात करते हैं भाई, हमारे पास मान लीजिए फर्स्ट हाफ साइकिल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट हाफ साइकिल। अब आपके लिए बहुत आसान है। S1 पोटेंशियल की बात कर रहा हूं, इज ग्रेटर देन T इज ग्रेटर देन S2, ये कह सकते हैं हम। तो अगर हम T को रेफरेंस माने तो S1 अगर पॉजिटिव है, इसको मैं 0 रेफरेंस ले रहा हूं, और S2 मेरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये समझ में आया बेटा? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, 0 लेना नहीं है, मैं सिर्फ एक आपको रेफरेंस दे रहा हूं। तो आप ये कह सकते हैं कि T इज लेस देन S1 बट ग्रेटर देन S2। समझ में आ रहा है? बिकॉज आपके पास इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा होगा। फाइन। तो अब अगर आप देखें तो D1 को आप क्या कहेंगे? फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल D1 का ये तो बेटा पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। फाइन, तो ये तो आपका फॉरवर्ड बायस्ड हो गया। ठीक है, लेकिन अगर आप सेकेंड डायोड को देखें तो ये आपका नेगेटिव था और ये आपका रिलेटिवली पॉजिटिव हो गया, 0 हो गया। इज इट क्लियर? वेरी गुड। तो ये आपका रिवर्स बायस्ड हो गया। इज इट क्लियर? तो भाई देख लेते हैं कि हमारी करंट कैसे फ्लो करेगी। हमारी करंट बेटा, ये तो सर्किट कंप्लीट है ना, क्लोज सर्किट बन रहा है, ये देखिए। हाँ, यहां पर ओपन है, यहां करंट फ्लो नहीं करेगी, लेकिन इधर तो करंट फ्लो कर रही है। तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी? करंट ऐसे फ्लो करेगी। इसे अगर मैं कहूं P और इसे मैंने T कहा है, तो P टू T। ओके, मैं कह सकता हूं करंट फ्लोज P टू T। ये हाफ वेव रेक्टिफायर वाली चीज होगी। ओके, फाइन, वेरी गुड। अब जरा बात करते हैं फॉर सेकेंड हाफ साइकिल। बिल्कुल इसे नोट कीजिए, नोट कीजिए, आराम से नोट कीजिए। अब बेटा अगर हम बात करें सेकेंड हाफ साइकिल की, सेकेंड हाफ जो है, ठीक है, तो सेकेंड हाफ में क्या होगा? अब आपको पता है बेटा S2 का पोटेंशियल T से ज्यादा हो जाएगा और S1 से और ज्यादा हो जाएगा। क्लियर, वेरी गुड। सो आप ये कह सकते हैं कि S2 हमारा पॉजिटिव हो गया, S1 आपका नेगेटिव हो गया। इज इट क्लियर? अब जरा देखिए, ये पॉजिटिव है और यहां पे 0 है। ठीक, तो ये तो आपका D2 जो है वो फॉरवर्ड बायस्ड हो गया और D1 जो है वो रिवर्स बायस्ड हो गया। तो करंट इसके थ्रू फ्लो करेगी, ये करंट को पास नहीं करेगा। क्लियर है? जरा देखें करंट कैसे फ्लो करेगी। करंट फ्लो करेगी बेटा इस डायरेक्शन में। ये लूप सर्किट बनेगा आपका, क्लोज सर्किट। ओके, तो अगर मैं यहां पे नाम दूं P2Q, तो मेरी करंट, सॉरी T है ये, ओके, P2T फ्लो कर रही। तो करंट की डायरेक्शन फिर से P2T हुई है, ये वही हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह। इज इट क्लियर? तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ये मेरे पास एक वेव थी, एसी, ओके, एसी करंट थी, तो बेटा जब ये पॉजिटिव साइड हुआ तो मेरा D1 काम किया, और जब मेरी सेकेंड हाफ साइकिल थी तो मेरा D2 काम किया। ओके, D2 ने जब काम किया तो अब जरा देखें रिजल्ट क्या आएगा, मिलेगा हमें। रिजल्ट हमें मिलेगा बेटा, एक तो ये तो एज इट इज मिल ही रहा था, बट यहां पर भी हमें ये रिजल्ट मिलने लगेगा, फिर ये रिजल्ट मिलेगा, फिर नेगेटिव वाले को पॉजिटिव। देखिए पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि डायरेक्शन तो P2T रहा ना,
और पी टू टी डायरेक्शन को हम पॉजिटिव करें। इसने क्या किया, जितने भी आपके नेगेटिव साइड वाली, हाँ, जिस समय आपका D1 काम नहीं कर रहा था उस समय D2 ने करंट को पास कर दिया, और आपकी करंट की डायरेक्शन P टू T ही है, तो सेम डायरेक्शन हो गई। इज इट क्लियर? तो जो आपका, अगर आप इसे इनपुट और आउटपुट के टर्म्स में देखना चाहें तो बेटा ये आपका इनपुट होगा, एसी है इनपुट, फाइन। और बिल्कुल इसके नीचे हम ये बना देते हैं, यस, आप स्कूल में इस तरह से इसको बना सकते हैं। और ये आपकी, हाँ, ये डीसी नहीं है, ये डीसी नहीं है, लेकिन ये यूनिडायरेक्शनल करंट है, फाइन। तो दिस इज नोन एज फुल वेव रेक्टिफायर, क्योंकि अब आपकी वेव ने क्या कर दिया, हाँ जी, फुल वेव, पूरी की पूरी वेव आपकी रेक्टिफाई हो चुकी, इसमें कोई हाफ मिसिंग नहीं है। बिल्कुल आप लिख सकते हैं आउटपुट करंट is a continuous series of unidirectional pulses, and the full wave is rectified, और अब प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही कहा आपने, इस प्रोसेस को आप कहेंगे फुल वेव रेक्टिफिकेशन, ओके। तो बिल्कुल आप यहां पे ये डायग्राम देख सकते हैं। ओके, मैं इसको जरा सी, ये जो ऊपर मैंने इसके बनाया हुआ है इसको मैं रब कर दूं, तो बिल्कुल ये आपका डायग्राम हो गया। आप नाम आप अपने हिसाब से दे दीजिए, मैंने P1 P2 कहा था क्योंकि ये प्राइमरी के टर्मिनल्स हैं, और S1 S2 कहा था क्योंकि ये, और इस पॉइंट को मैंने T कहा था, आप S0 कह सकते हैं, रेफरेंस पॉइंट ले लीजिए, फाइन, ओके। अच्छा, एक और, ये तो स्टैंडर्ड आपकी बुक में दिया होगा, एक और मेथड है जो फुल वेव रेक्टिफायर बनाता है, जरा उसको भी समझ लेते हैं, कई बार इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हाँ जी, ये रही आपके पास एक और सर्किट, ठीक है, ओके। यहाँ पे हम नाम दे देते हैं फिर से, ये हमारे पास P1 है, ये हमारे पास P2 है, यहाँ पे हमने 4 डायोड्स यूज किए हैं, D1 D2 D3 D4, ये S1 है, ये S2 है, ठीक है। और इसमें कोई वो सेंटर वाला पॉइंट नहीं है, जैसे पिछले बार T पॉइंट था, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, नॉर्मल कंडीशन, ओके। अब जरा बात करते हैं फर्स्ट हाफ साइकिल की। तो फर्स्ट हाफ साइकिल की अगर आप बात करेंगे तो फर्स्ट हाफ साइकिल में आपको पता है ये पॉजिटिव होगा बेटा, और ये आपका नेगेटिव होगा, जरा ध्यान से समझना। अगर ये पॉजिटिव, P पॉइंट आपका पॉजिटिव है, R पॉइंट आपका नेगेटिव है, तो Q और S उसके बीच में होंगे, ठीक है, इंटरमीडिएट पोजीशन पे कहीं आएंगे, ओके। आप में से कोई मुझे बता सकता है कि कौन कौन से डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होंगे? हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, एक तो D1 फॉरवर्ड बायस्ड होगा, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव P के साथ कनेक्टेड है, फाइन। और आगे तो नेगेटिव आएगा ना, कम होगा क्योंकि ये लोअर साइड पे आ रहा है, तो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव, N नेगेटिव के साथ, नेगेटिव मतलब P के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम वोल्टेज, वेरी गुड। और दूसरा, यहां देखिए, ये आपका लोवेस्ट पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट है, आप चाहें तो अर्थिंग कर सकते हैं, 0 ले सकते हैं उसको, फाइन। और ये इसके कंपैरिजन में S पॉइंट जो है वो स्लाइटली हायर पे होगा, तो ये वाला भी आपका, बिल्कुल ठीक बात है। तो जरा देखें भाई, आपकी करंट कैसे फ्लो करेगी, आपकी करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करके आएगी, हाँ, ये पूरा सर्किट बन रहा है आपका, लूप बन गया, ठीक है। तो आपकी करंट की डायरेक्शन मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, D1 एंड D3 फॉरवर्ड बायस्ड, बाकी दोनों देख लीजिए वो रिवर्स बायस्ड है।
तो डायरेक्शन ऑफ करंट Q2S हो गई। इज इट क्लियर? हाँ बिल्कुल बना लीजिए भाई, टाइम दे रहा हूं आपको। अब बेटा अगर आप बात करें सेकेंड हाफ साइकिल की, सेकेंड हाफ साइकिल, ठीक है, तो सेकेंड हाफ साइकिल का मतलब अब बेटा ये वाला जो है ये तो नेगेटिव हो गया होगा और ये वाला आपका पॉजिटिव हो गया होगा करस्पॉन्डिंग वे में। वेरी गुड वेरी गुड। अब जरा देखें, अगर ये पॉजिटिव हो गया तो अब आपका फॉरवर्ड बायस कौन हो गया? एक तो ये D2 फॉरवर्ड बायस्ड हो गया बेटा, ये पॉजिटिव है, यहां पे इससे लेस है, ये पॉजिटिव तो N के साथ कनेक्टेड है, तो ये वाला तो आपका रिवर्स बायस्ड है। समझ में आया? ओके। और ये वाला देखिए, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव P के साथ कनेक्टेड है, तो ये भी आपका रिवर्स बायस्ड है, यहां से कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। लेकिन बिल्कुल आपके पास सर्किट बन चुका है, ये बन चुका है। देखिए देखिए देखिए, आर से चलिए, इधर जाइए, इधर जाइए, ये दोनों तो फॉरवर्ड बायस्ड है ना, ये करंट आपकी फ्लो करने लगेगी। बहुत अच्छी बात है। दैट मीन्स अब मैं यहां पे क्या लिख दूं? ओहो, हाँ जी, D2 एंड D4 फॉरवर्ड बायस्ड हो गए, फाइन। हाँ, बाकी दोनों रिवर्स बायस्ड है, उसको मैंने लिखा नहीं है, बट वो क्लियर है आपको कि वो रिवर्स बायस्ड है, तो वहां से कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। अगेन योर डायरेक्शन इज Q2S, फाइन। तो फिर से आपकी जो वेव मिलेगी वो फुल वेव रेक्टिफायर की तरह ही होगी, एग्जैक्टली सेम। तो ये फुल वेव रेक्टिफायर है बेटा, दिस इज फुल वेव रेक्टिफायर। यहां पे हमने 4 डायोड्स को यूज किया, पिछले वाले केस में हमने 2 डायोड्स को यूज किया था। तो ये 2 डायोड वाला तो बुक में दिया होगा, कई बार इसमें पूछ लेते हैं कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसने बता दिया, उसने कहा कि बता दीजिए कि भाई ये कैसे काम करेगा, ये फुल वेव रेक्टिफायर है, ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, करंट फ्लो भी कर रही है कि नहीं कर रही है। तो इसको आप लिख लेंगे फुल वेव रेक्टिफायर, फाइन। चलिए।